है। अवर निबंधक के ठिकानों पर छापा पड़ा है। अमरेंद्र कुमार के ठिकानों पर रेड पड़ी है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ यह मामला है और पटना समेत 4 जगह पर रेड पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1.10 करोड़ से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। आय से 65% ज्यादा संपत्ति मिली है। पटना, छपरा, सुपौल में कार्रवाई की गई और अलग अलग टीमों की छापेमारी लगातार जारी है। इस जांच में फिलहाल ईओयू की टीम लगातार जुटी हुई है और पूरी जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर किसकी संलिप्तता है। आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा एक्शन लगातार जारी है। ईओयू की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवर निबंधक के ठिकानों पर छापा पड़ा है। अमरेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापा पड़ा है। और देखिए इस पूरी खबर की जानकारी के साथ संवाददाता पटना से अमित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या जानकारी आपके पास? छापेमारी किस आधार पर की गई है और क्या कार्रवाई अब तक की गई? देखिए, ये कार्रवाई जो है वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है और सुपौल जिले के जो जिला अवर निबंधक हैं अमरेंद्र कुमार, इनके पटना समेत पटना, छपरा के साथ साथ सुपौल के अलावा 4 ठिकानों पर ये छुपाने की कार्रवाई की गई है। और ये सूचना जो है, गुप्त सूचना जो है आर्थिक अपराधिकारी के जो एडीजी है नैयर हुसैन खान, उनको मिली थी और उसके बाद उन्होंने अपने टीम से इनके आरोप जो लगे हैं ऐसे अधिक संपत्ति का, उसका सत्यापन कराया। सत्यापन होने के बाद विशेष न्यायालय निगरानी पटना से जो है तलाशी वारंट हासिल किया ईओयू ने और उसी तलाशी वारंट के आधार पर इनके जो 8 ठिकाने हैं, पटना के अलावा छपरा है, इसके अलावा सुपौल समेत 4 ठिकाने हैं जहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोप है इनके ऊपर वो आय से अधिक लगभग 65.8% अधिक जो है संपत्ति अर्जित करने का है और 1,10,64,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है। और छपरा के जो पैतृक निवास है, सुपौल का जो सरकारी कार्यालय है, उसके अलावा किराए का जो मकान है, उसके साथ साथ पटना में आसियाना दिघा रोड में राज अपार्टमेंट में फ्लैट है इनका, वहाँ पे ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है। और अभी जो है ये तलाशी अभियान जो है वो जारी है। जो जानकारी मिली है एडीजी नैयर हुसैन खान से, उसके मुताबिक बताया गया है कि जो छापेमारी की कार्रवाई जब पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहे वो नीतीश सरकार हो या फिर सम्राट चौधरी की सरकार हो, इसमें भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जा रहा है। लगातार चाहे ईओयू हो या दूसरी जो एजेंसियां हैं, भ्रष्टाचार पे नकेल कसने को लेकर वाकई अमित एक्शन लगातार जारी है और इस एक्शन के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या बड़े खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, आरा से बड़ी खबर आ रही है। युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से मौत के आरोप लगे हैं। परिवार वालों ने आरोप लगाया, शराब पीने की आधिकारिक रूप से पुष्टि अब तक नहीं की गई है। खेत में अधमरी हालत में शव मिला पड़ा है। सदर अस्पताल ले जाने के दौरान मौत भी हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोठहुला गांव की घटना बताई जा रही है। इस मामले में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। तुम नाशा करते रहते हैं। काची नशा करते? कभी गाजा, कभी आज क्या हुआ? आज बधार में गिरे हुए मिले। हाँ, बधार में गिरे हुए मिले। कितना बजे? यही 1 बजे करीब। कैसे पता चला? एक गांव के कोई लड़का बताया तुम्हारे पापा यहाँ गिरे। और इस बीच न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। आरा से चंदन, क्या खबर है आपके पास? जहरीली शराब की पुष्टि हो चुकी है क्या? नहीं, देखिए, पूरा मामला भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोठहुला गांव से जुड़ा हुआ है, जहां के रहने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। हालांकि परिजन जो है वो जहरीली शराब से मौत की आशंका जता रहे हैं। जो मृतक के पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि उनके पिता जो है लगातार शराब का सेवन करते थे और उन्होंने शराब का सेवन किया था और जो अब वो अचेत अवस्था में यानी उनकी मौत हो चुकी थी, वो खेत में पड़े हुए थे। तभी जो स्थानीय ग्रामीण है उनकी सूचना परिजनों को दी और परिजन जब उनको सदर अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हालांकि आनंद फानन में जो परिजन है वो बिना पोस्टमार्टम कराए ही वहां से शव को लेकर के निकल गए हैं। हालांकि पुलिस के अनुसार मामला संदिग्ध परिस्थिति में मौत का है, लेकिन पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। हालांकि परिवार वाले जरूर यह आशंका जता रहे हैं कि उनकी जो मौत हुई है शराब पीने से हुई है, तो उसमें जहरीली शराब की आशंका जताई जा रही है। लेकिन तमाम बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि शराब जो है जहरीली है या नहीं, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन तमाम बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस परिस्थिति में, जब उसकी मौत हो चुकी थी, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, उसके बाद जो परिजन है वो शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही लेकर के चले गए, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर नजर बनाकर रखें।
बढ़ते आगे, मोकामा विधायक अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हथियार लहराने के मामले में कार्रवाई की गई है। अवैध और लाइसेंसी हथियार प्रदर्शन पर केस हुआ है। ऑर्केस्ट्रा के दौरान वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। मीरगंज थाने में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एफएसएल दारोगा ने इस मामले को दर्ज कराया है। एसपी विनय तिवारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। 9 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अनंत सिंह पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 9 समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला हथियार लहराने से जुड़ा हुआ है। अवैध और लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर केस किया गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ गोपालगंज से न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोविंद, क्या जानकारी है आपके पास? किस संदर्भ में केस हुआ और क्या वाकई अनंत सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती है इस मामले से? जी देखिए, बीते 2 और 3 मई को 2 दिनों के दौरे पर मोकामा के विधायक अनंत सिंह गोपालगंज पहुंचे हुए थे और मीरगंज थाने के सिमराव गांव में गुंजन राय और गुड्डू राय के द्वारा उपनयन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी कार्यक्रम में अनंत सिंह पहुंचे हुए थे, जहां पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही कुछ समर्थक थे जो हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहे थे। ऑर्केस्ट्रा और हथियारों के प्रदर्शन के दौरान का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसके बाद गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया और उन्होंने इसकी जांच कराई। जांच की सत्यता होने के बाद ये पाया गया कि जो हथियार लहराए गए थे ऑर्केस्ट्रा के दौरान, उनमें कई अवैध हथियार थे तो कई लाइसेंसी हथियार शामिल थे। इस पूरे मामले को लेकर एफएसएल के दरोगा की ओर से मीरगंज थाने में कल देर रात एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह, कार्यक्रम के जो आयोजक हैं गुड्डू राय और गुंजन राय समेत 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा कई लोगों को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर एक लोगों की इस वक्त पुलिस टीम पहचान कर रही है और इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। तो यूं कहा जाए तो मोकामा के जो जेडीयू विधायक हैं, उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार की नई सरकार कल आकार लेने जा रही है। 7 मई को दोपहर करीबन 12:10 पर बिहार को उसका पूरा मंत्रिमंडल मिल जाएगा। पटना के गांधी मैदान में इस कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल होंगे और इसको लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। 15 अप्रैल सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी और अब 22 दिन के बाद अब कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, वहीं जेडीयू से 11 मंत्रियों के शपथ लेने की बात सामने आ रही है। सम्राट कैबिनेट को लेकर यह माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। खबर है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दल से मंत्री की संख्या बराबर होगी। दोनों ही दल से 16 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें जेडीयू कोटे से मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। वहीं गठबंधन के अन्य 3 सहयोगी दलों को 4 मंत्री का पद बीजेपी अपने कोटे से देगी। जातीय समीकरण के अनुसार मंत्रिमंडल में 1 या 2 नाम बदले भी जा सकते हैं। बिहार में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर ली गई है। 7 मई दोपहर करीबन 12:10 पर सीएम सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसको लेकर ऐतिहासिक और भव्य तैयारियां शुरू की जा चुकी है। तो इस शपथ ग्रहण समारोह को और भी अधिक भव्य बनाने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और इसी के मद्देनजर बड़ी तैयारियां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिहाज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। किसी तरह की कोई भूल चूक ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और खास तौर पर ऐसे पंडाल बनाए गए हैं, वाटर प्रूफिंग की गई है ताकि अगर बारिश भी होती है तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हर तरीके से पंडाल को सुरक्षित रखा गया है और इसके अलावा ये मेहमानों की लिस्ट हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। तो देखिए, शपथ ग्रहण में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की गई है। 100 से अधिक सोफे लगाए जाएंगे।
इसके अलावा 3 बड़े मंच बनाए जाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पीएम के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए भी हेलीपॉड बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए, कैबिनेट विस्तार के इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्र सरकार और बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा रहेगा। आज शाम ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच रहे हैं, जबकि कल पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा इस समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए गांधी मैदान पहुंचेंगे, जिसके लिए भव्य स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। तो देखिए, पीएम समेत कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। गांधी मैदान में कल शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा चुकी है। प्रधानमंत्री का आगमन होगा, रक्षा मंत्री का आगमन होगा, गृह मंत्री का आगमन होगा। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौके पर मौजूद रहेंगे और आज शाम ही गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन दोनों ही पटना पहुंच जाएंगे, जिसके बाद कल के इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और हमारे कई नए मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बंगाल की प्रचंड जीत के बाद बिहार पहली बार आ रहे हैं। बिहार एनडीए के नेता गृह मंत्री जी आज आ रहे हैं और बैठक तो रोज बातचीत होती रहती है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों लोग आज जो है देर संध्या। तो गांधी मैदान में कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसको लेकर तैयारियां भव्य रूप से कर ली गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का आज ही पटना आगमन होगा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां हैं। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग तक पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। और पंडाल की भी डिजाइनिंग बेहतरीन ढंग से की गई है, ताकि इस कार्यक्रम की भव्यता देखते बने। तो गृह मंत्री नितिन नवीन और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के अलावा नितिन नवीन सभी आज पटना पहुंच रहे हैं। समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। कर 12:10 का समय है, जब सभी नेता शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे और बिहार का मंत्रिमंडल बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं का स्वागत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए की कई राज्यों में जीत खुशी की बात है। तो पिछले सप्ताह से ही संभावित था, हो रहा है, कल होने की बात है, होगा। अच्छी बात, स्वागत है प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का। इतनी बड़ी जीत बंगाल से लेके असम से लेके सब जगह पूरे देश में बीजेपी और साथ में एनडीए की जीत हुई है, ये हम लोगों के लिए भी प्रसन्नता की बात है। और देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का भव्य मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। और ऐसे में सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए पटना पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदली रहेगी। शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्डा की ओर जाने वाले सभी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा हवाई अड्डा गोलंबर से पूर्व पटेल गोलंबर तक और राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर की और गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पटेल गोलंबर से लेकर आयकर गोलंबर तक, जिसमें हार्डिंग रोड, सिंचाई भवन और आर ब्लॉक का इलाका शामिल है, सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो देखिए, पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। गांधी मैदान जाने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया है। आईटी गोलंबर से डाक बंगला तक सभी रास्ते प्रतिबंधित रखे गए हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये रास्ते प्रतिबंधित रहेंगे और इसका असर पटना की ट्रैफिक व्यवस्था पर साफ नजर आएगा। अगर आप भी घर से कल बाहर निकलने जा रहे हैं तो इसका खास ख्याल रखें। रूटों में तब्दीली की गई है, कुछ रास्तों को प्रतिबंधित रखा गया है, उन रास्तों से आप गुजर नहीं सकते हैं। एयरपोर्ट से बेली रोड तक का भी रास्ता बंद रखा गया है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि कल कई गणमान्य नेता दिल्ली से सीधे पटना पहुंच रहे हैं इस भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए।
और इसीलिए आम लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आप जरूर ख्याल रखें घर से बाहर निकलने के पहले। और देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी तक की खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। कल सीएम सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है और कल दोपहर करीबन 12:10 पर शपथ ग्रहण समारोह का। बीजेपी से 12, जेडीयू से 11 मंत्री शपथ लेंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। और आपको ये बता देते हैं कि कल कैबिनेट के विस्तार को लेकर क्या तैयारियां की गई है। बीजेपी से 12 मंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जेडीयू से 11 मंत्री शपथ लेंगे और आज शाम पटना आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसकी भी जानकारी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। आज पटना आएंगे गृह मंत्री। पीएम मोदी कल पटना पहुंचेंगे। गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रखी गई है। शपथ ग्रहण को लेकर ट्रैफिक रूट्स में बदलाव किए गए हैं और पटना में कई रास्तों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये रास्ते प्रतिबंधित रहेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पीड़ित मोतिहारी का रहने वाला बताया जा रहा है। विजयवाड़ा से पटना आई थी ये लड़की। 28 अप्रैल को ट्रेन से पटना पहुंची थी। बताया जा रहा है कि मोबाइल चोरी होने पर विकास नाम के युवक ने पीड़िता से परिचय अपना बढ़ा लिया। आरोपी उसे पहले पटना जंक्शन के पास सुनसान जगह पर ले गया। फिर 2 मई को बेउर से एक मकान में ले गए, जहां विकास, अरविंद और पवन राय ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तबीयत बिगड़ने पर 3 मई को आरोपी उसे दानापुर स्टेशन के पास छोड़कर मौके से फरार हो गए। यात्रियों ने विकास को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। जीआरपी ने विकास और पवन राय को गिरफ्तार भी किया है, जबकि अरविंद फरार है। पीड़िता का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। और इन सब के बीच न्यूज 18 पूछता है सवाल, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद आखिर कैसे हैं? क्यों अपराधी इस तरह की आपराधिक घटनाओं को देने से पहले कानून का खौफ क्या उनके मन में नहीं आता? आखिर कब तक ये आरोपी पकड़े जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी आखिर इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो कैसे रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ दानापुर से न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरजीत, क्या जानकारी है? अब तक क्या कार्रवाई की गई, क्या एक्शन लिया जा चुका है? जो है यही हुआ है कि जो अरविंद है वो फरार है और इसमें पवन को गिरफ्तार किया गया है, विकास को गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में जो छात्रा है, जो नर्सिंग की छात्रा बताई जाती है वो, और विजयवाड़ा में एक नर्सिंग की प्रैक्टिस भी कर रही थी एक हॉस्पिटल में। तो ये अकेले आई थी पटना और पटना से मोतिहारी जाने वाली थी। उसी दौरान इसका मोबाइल खो गया था और इसी बीच में जो है विकास इसके संपर्क में आया और वो अपनी गाड़ी से बैठा करके किसी तरह से बहला फुसला करके ले गया और पटना में घुमाता फिराता रहा। जिस तरह से रेल एसपी ने बताया कि वो पटना में गाड़ी में बैठाकर 4 व्हीलर में घुमाता रहा, जिसमें विकास भी था, पवन भी था और जो अरविंद था, तीनों था। और वो घुमाते हुए बेउर इलाके के एक निर्माणाधीन मकान में ले गया। वहाँ देर रात हुई थी तो वहाँ ले गया ताकि रहने की व्यवस्था करने की बात कहकर ले गया और वहाँ पर जो है उसके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन इस तरह के घटना उसके साथ हुआ। और उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उन लोगों ने उसे दानापुर स्टेशन पर छोड़ दिया, जिसमें विकास आया था और विकास उसे छोड़ करके जा रहा था। उसी दौरान जो पीड़िता थी उसे पकड़ ली कि नहीं हम आप ही के साथ जाएंगे। तो उस दौरान जो है पब्लिक ने देखा और जो ये मामला जब देखा तो पब्लिक उसे पकड़ ली और जीआरपी के सपोर्ट किया। जीआरपी ने जब विकास को पकड़ा उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो सारा मामला खुलकर सामने आया। युवती से पूछताछ की गई तो सारा मामला खुलकर सामने आया और उसे फिर जो है विकास और उसी के निशानदेही पे जो है पवन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जो है अरविंद अभी भी फरार है और पुलिस जो है, जिस तरह से रेल एसपी ने बताया कि आज लगभग वो 4 व्हीलर भी बरामद कर लिया जाएगा, जिस 4 व्हीलर से जो है इसे घुमाया जा रहा था, लेकर जाया जा रहा था। तो अभी फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस अभी भी कार्रवाई में जुटी हुई है और उस गाड़ी की तलाश में लगी हुई है और अरविंद की तलाश में जारी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमरजीत, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर वैशाली के लालगंज से है, जहां एक नाबालिग के साथ कई महीने पहले दुष्कर्म हुआ था। महीनों बाद भी गर्भवती पेट में बच्चा लिए
न्याय के लिए दर दर भटक रही है। थाने में प्राथमिकी के बावजूद अब तक आरोपी को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब है। नतीजन पीड़िता और उसका परिवार डरा सहमा हुआ है। पीड़िता ने बताया कि छठ पर्व के समय पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने उसे अपने घर रात को सोने के लिए बुलाया और फिर रात को नशे की गोली खिलाकर गांव के ही 2 लड़कों को घर बुलाकर खुद के साथ और नाबालिग के साथ संबंध बनवाया। आरोपियों ने इसका वीडियो भी बना लिया और उसी वीडियो को दिखाकर नाबालिग को ब्लैकमेल कर बार बार उसके साथ संबंध बनाया। पीड़िता ने इसी डर से किसी को कुछ भी नहीं कहा। अब गर्भवती होने के बाद लड़की न्याय की गुहार लगा रही है। फिर लड़का को रात को बुलाती थी फोन करके, साहिल कुमार को और वरुण कुमार को, और हम अपने साथ में भी गलत काम करवाती थी, मेरे साथ में भी गलत काम करवाती थी। मेरे साथ में दूध में पानी में कुछ मिला देती थी। वो लड़की 10 बजे रात के फोन करके साहिल के वरुण के बुलाती थी। उसके बाद अपने साथ में भी गलत काम करवाती थी। हमको बच्ची के दवा में या पानी में कुछ मिला के दे देती है, सो जाती। उसके बाद में गलत काम करवाती थी। वो जब सुबह में उठती थी तो देखती कपड़ा इधर उधर हो तो बोलती है हमारा कपड़ा कौन इधर उधर किया, तो हम किए हैं कि की बात है। मोबाइल में वीडियो बना ली थी। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ आज बैठक करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा संभव बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां संजय झा भी दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ अब बैठक होनी है और कल मंत्रिमंडल को एक नया आकार देना है, जिसके लिए समय और जगह दोनों ही निर्धारित कर लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए